हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। चलिए ठीक, ये मेरा 10वां लेक्चर है। और इससे पहले अगर आप चाहते हैं, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा समझाया वो आपको पढ़ने का इच्छा हो, तो इसके पहले वाले वीडियो आप देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको सारा लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था जनगणना 2011 बिहार के बारे में, बिहार की जनगणना के बारे में थोड़ा बहुत डेटा इंडिया लेवल पे भी था। तो आपने उस चीज़ को देखा होगा और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी हुई होगी। तो कल मैंने आपको मैंने ये बोला था कि हर लेक्चर में एक टॉपिक लेके आऊँगी। ठीक है, जो आपको बताऊँगी कि जो अभी करंट में मुद्दा में चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या पता कहीं क्वेश्चन आ जाए। तो कल मैंने आपको बोला था कि मैं बाल्टिक सागर के बारे में बताऊंगी। और बाल्टिक सागर करंट में आया तो कैसे आया, ये चीज़ भी सोचने की बात है। तो जो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है ना, तो जो मैंने आपको कल बताया था नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये जो प्रोजेक्ट है जो किसके किसके बीच में है आपको पता होना चाहिए, रसिया और जर्मनी के बीच में है। तो जो रसिया से जर्मनी के पास जो प्रोजेक्ट जा रहा है ना, वो बाल्टिक सागर से होते हुए जा रहा है, इसीलिए बाल्टिक सागर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या पता कहीं ज्योग्राफी से रिलेट करके बाल्टिक सागर से क्वेश्चन पूछ दे कि बाल्टिक सागर से कौन कौन से देश टच करते हैं, या कितने देश बाल्टिक सागर से टच करते हैं, या किस महादेश में है, इसका लोकेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रो दूंगी और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके आऊँगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, कल हर एक चीज़ बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप ये पहली बार ये लेक्चर देखते हैं तो आप इसके पहले वाले लेक्चर जाकर ज़रूर देखें, तब आपको इसका फ्रीक्वेंसी मैच होगा। मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया है, और सॉरी दोस्तों, उसमें थोड़ा सा वो वीडियो थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। मैंने अपलोड करने से पहले देखा नहीं था, वो हो गया था। तो कोई बात नहीं, 5 से 6 मिनट का वीडियो में साउंड और वो क्वेश्चंस जो है ना उसमें मिसमैच हो गया है। तो लेकिन अब आगे से ध्यान रखूँगी मैं। चलिए अब आते हैं बाल्टिक सागर पे। ठीक है, तो बाल्टिक सागर क्या है, एक यूरोप महादेश में है। यूरोप महादेश में ही सागर है, जैसे अपना हिंद महासागर है, अटलांटिक सागर है, पैसिफिक सागर है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर कौन सा सागर है, ये सारी चीज़ याद आता है, वो आप पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़िएगा तो किसी दिन मैं आपको बता दूंगी एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखते हैं। ये रहा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं, तो चलिए यहाँ रसिया से स्टार्ट करते हैं। रसिया और जर्मनी के बीच में देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट मैंने लिख रखा है, एक को इस कॉर्नर पे तो दूसरे को उस कॉर्नर पे। ठीक है, तो रसिया और जर्मनी के बीच में प्रोजेक्ट है, तो रसिया टच कर रहा है बाल्टिक सागर से। उसके बाद आ गया इस्टोनिया, इस्टोनिया के बाद आ गया लाटविया, उसके बाद लिथुआनिया, उसके बाद पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। देखिए डेनमार्क भी टच करता है, पिछली बार डेनमार्क से क्वेश्चन आ गया था। तो मेरे को लगता है ना ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रट लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। मतलब यूक्रेन और रसिया का जो वार है उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आएगा, जब आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सच में आप बोली थी और आया। चलिए ठीक है, देखिए अब इसके बाद मैं आती हूँ। टोटल इसमें कितने कंट्री टच हो रहे हैं, तो 9 देश। बाल्टिक सागर से 9 देश है जो बाल्टिक सागर को टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कल जो मैं लेक्चर लूँगी उसमें मैं आपको ये 2 टॉपिक बताऊँगी। ठीक है, एक कौन सा, एक तो केसर का कटोरा परियोजना क्या है और पुनौरा धाम, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में वो धान का कटोरा ऐसे या चीनी का कटोरा क्या कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसीलिए मेरे को दिखा ये केसर का कटोरा अभी न्यूज में है, मतलब जनवरी के न्यूज में था, फरवरी में, बिल्कुल फरवरी में। हाँ, तो अभी अब अप्रैल चल रहा है, 1-1.5 मंथ पहले की बात है, तो मैं भी आ जाइए, ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो लेके आ गई। लेकिन ये चीज़ आपको मैं कल के लेक्चर में बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। ठीक है, आज का लेक्चर में मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, और आप क्वेश्चन देखिए इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं।
तो इससे आप खुद को मेजर भी कर लीजिएगा ना कि हाँ मेरे को इतना सारा चीज़ें आता है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्या स्थान है? तो 29वां स्थान है इसका, ठीक है। मैं तो ऐसे डायरेक्ट बता दे रही हूँ, आप ऑप्शन पढ़िए, देखिए आपको क्या ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मधेपुरा में। चलिए, मधेपुरा में शुरू हुआ था संपूर्ण साक्षरता अभियान। यहाँ पे बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार का जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत जनसंख्या है, ठीक है। तो 15.9%। ये क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। क्या आपको ये पहले आता था? और अगर नहीं आता था तो अब देख लीजिए, अब तो आता है ना। चलिए ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत क्या है? तो 1.3%। बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 9:1 है ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, तो इसको भी आप एकदम याद कर लीजिए। बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 9:1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बिहार में नगरीय लिंगानुपात कितना है? तो 8:95, ठीक है। इसका 8:95 होगा। ये कुछ ऐसे फैक्टर जो आपको एकदम रटा होना चाहिए, इसलिए मैं लेके आ गई, मेरे को लगा कि हाँ देना चाहिए तो मैं लेके आ गई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में लिंगानुपात में वृद्धि 2001 से 11 में कितना हुआ था? तो 1 का वृद्धि हुआ था, ठीक है। अब लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001 से 11 का अनुसार नगरीय क्षेत्रों में दशकीय कितना परिवर्तन हुआ था? तो 28 का परिवर्तन हुआ था। अब देखिए, अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? किसके अकॉर्डिंग? 2001 से 11 के अकॉर्डिंग, तो 27। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो समस्तीपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 में बिहार में जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुआ था? तो 25.4%, ठीक है। 2021 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। मतलब कौन कौन सा ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है? तो देखते हैं, गोपालगंज है, सिवान है, सारण। ऑप्शन में क्या है? केवल गोपालगंज। ये क्या है? गोपालगंज, नवादा, सारण नहीं, इसका केवल गोपालगंज आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, बिहार की कुल जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो ये कितना हो जाएगा? 8.6%, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका क्वेश्चन है, तो आप लोग देखते रहिए। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1911 में। और इंडिया में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो ये तो मैंने आपको बता रखा है, आप खुद सोचिए, और अगर याद नहीं है तो जाके देखिए, ठीक है। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले का सही क्रम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन कौन सा है? तो जैसे पटना हो गया, पटना के बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों में बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व के अनुसार तो पहला स्थान है, ठीक है। ऑप्शन ए पहला ही दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में हुआ था। कितनी प्रतिशत का हुआ था? 31.13 समथिंग ऐसे ही था, आप देख लीजिएगा एक बार। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 की भी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, तो 14.8%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं, ये भारत का साक्षरता मेरे से छूट गया था, पीछे नहीं करवा पाई थी। तो भारत का साक्षरता दर कितना है? 2011 के अनुसार 73%। ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार का कितना प्रतिशत है? 61.6
समथिंग है, 61.8 है शायद, या 7 है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। उसके बाद महिला साक्षरता दर कितना है इंडिया में, तो 64.6%। अब पुरुष साक्षरता दर कितना है इंडिया में, 80.9%। ये तीनों याद होना चाहिए, क्या पता यहाँ से लगा दे क्वेश्चन, कहीं से भी दे देगा ना, तो आपको हर जगह से तैयार रहना होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करवा दिए जनगणना से, तो अभी आप और सारे क्वेश्चन सब बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या एग्ज़ाम आ गया है तो इतना सारा इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा इसी में बस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया, क्यों प्रॉब्लम था, क्यों ये लड़ाई हुआ, क्यों युद्ध हो रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में, इस 2 एरिया को लेकर, डोनेट्स्क और लुहांस्क को लेकर के हो रहा है, बीच में नाटो आ रहा है, तो नाटो क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने इस मुद्दा को शुरू कर दिया तो आपको बताऊंगी अच्छे से, एक एक चीज़ आपको समझा के जाऊंगी, लेकिन एक ही बार हर चीज़ नहीं बता दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा सा रहेगा ना तो माइंड में फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और थैंक यू।